सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिस साइड इशिका। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ए गाइड टू एक्शन, आ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। मतलब जिसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं। मतलब जो बाकी चीज़ों के प्रिंसिपल्स हैं लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री के या किसी भी चीज़ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट करके या कुछ भी लाइक ग्रेविटी पता लगानी थी तो उसके लिए न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, वो सब कुछ किया, उससे पता चला। नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंपली एक रूल है या आप एक जनरल लॉ कह लो। जो हम अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं ना वो हैं जिनके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये आज तक की एवोल्यूशनरी चीज़ है, ये एवोल्यूशन होता रहता है, ये आज तक इन पे स्टडी होती रहती है। कब कौन सा प्रिंसिपल चेंज करना है, कब किस प्रिंसिपल में इम्प्रूवमेंट और आ सकती है, ये सब होता रहता है। तो हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट इटर्नल ट्रूथ्स। मतलब ये पूरी तरह से सच नहीं है, इनमें चेंजेस आते रहते हैं। आगे जाके कुछ और नया रूल होगा, कुछ और होगा, तो वो भी इनमें ऐड होते रहेंगे, या जो चीज़ें अब नहीं परफॉर्म करनी है वो चीज़ें डिटेक्ट होती रहेगी। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज़ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब जो हमारा जो अकाउंटिंग होती है ना, दिस कंसेप्ट कंसीडर एज अ बिजनेस यूनिट एज अ सेपरेट एंटिटी। अब जो अकाउंट्स में हम जो भी बिजनेस देखते हैं ना, जिसके लिए भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, उनमें जो बिजनेस जो भी होंगे ना वो सारे उनके एक अलग सेपरेट एंटिटी होगी। उनके लिए अलग बुक ऑफ अकाउंट्स, अलग जर्नल्स बनेंगे। वो मेंबर, अगर उसमें कोई मेंबर इंक्लूड हो रहा है ना तो मेंबर के लिए अलग अकाउंट बनाए जाएंगे और बिजनेस के लिए अलग अकाउंट बनाए जाएंगे। जो पैसे अगर कोई मेंबर यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम ड्राइंग्स भी कहते हैं। ड्राइंग्स अगर कभी अकाउंटिंग में आए ना तो समझ लेना ये वो चीज़ें हैं जो मेंबर्स ने यूज़ करी है, बिजनेस में यूज़ नहीं हुई है। ये अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, सेकंड आता है ड्यूअल एक्सपेक्ट्स। दिस कंसेप्ट ऑल्सो नोन इक्विवेलेंस कंसेप्ट signifies that every business transaction has two-fold effects on every transactions. टू-फोल्ड इफेक्ट्स मतलब कैसे हो गया कि अगर कहीं पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ कम भी हो रहा है। लाइक अगर मैंने मशीनरी ऐड करी है, अब मशीनरी खरीदी तो पैसे तो कम होंगे ना, तो मेरा जो मनी है वो कम हो रहा है। तो इफ़ डेबिट हो रहा है, इफ़ डेबिट हम कर रहे हैं तभी क्रेडिट हमें मिल रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ साथ चलते हैं। कि सिर्फ डेबिट चलता है सिर्फ क्रेडिट चलता है ऐसा नहीं होता, इसमें ड्यूअल एक्सपेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग का ना एक अलग सी पीरियड होता है, लाइक पहले भी बताया। देख, अकाउंटिंग जो ईयर होता है ना हमारा, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च में। ठीक है, ये हमारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चलता। कैलेंडर ईयर कौन सा हो गया? जनवरी 1 टू दिसंबर 31। ये ईयर हम अकाउंटिंग में नहीं परफॉर्म करते। अकाउंटिंग जो बुक्स बनती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 अप्रैल से एंड ख़त्म हो जाएंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को ही हमें सारे हमारे टैक्स पेमेंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ, हम पूरे ईयर का अपना प्रॉफिट लॉस सब कुछ होता है ना, वो 31 मार्च तक ही हमारा पता चलता है कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, या जो हमें टैक्स पेमेंट करनी है पूरे इस साल की, वो 31 मार्च तक को की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट एक स्पेशल वीक निकालते हैं, कुछ करते हैं जिसमें आप जिस वीक में आपने पूरा ये टैक्स पे कर सकते हो, वो वीक मार्च में निकलता है। क्योंकि मार्च 31 हमारा मार्च एंडिंग जो होती है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गोइंग कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो भी हमारा बिजनेस है या जो भी हम काम कर रहे हैं ना वो लॉन्ग एंड इनडेफिनाइट है, इन्फिनिटी है। मतलब मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स चले जाते हैं, जो अकाउंटिंग जो कर रहा है वो चेंज होता रहेगा, मालिक चेंज हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, बट इट डजेंट मीन कि आपका जो काम चल रहा है वो रुक जाएगा या वो बंद हो जाएगा। नहीं, वो बंद नहीं होगा, वो गोइंग कंसर्न है, वो चलता रहेगा। ठीक है, इसमें एक हम लाइन बोल सकते हैं दैट मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी एंड अकाउंट्स गोज ऑन फॉरएवर। वो हमेशा चलते रहेंगे। आज एक मेंबर है, कल नहीं है, कोई मालिक, किसी की डेथ हो गया, कुछ हो गया, नहीं, हम ये सब नहीं रिकॉर्ड करते। अकाउंटिंग में सिर्फ मोनेटरी चीज़ें देखते हैं, लाइक मनी से रिलेटेड ही चीज़ें देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स एट कॉस्ट, दैट इज द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। अब जो भी मैं फिक्स खरीदूंगी ना, जो मशीनरी मैंने जो भी खरीदी है
उसके जब मैं रिकॉर्ड करूँगी ना अपने बुक्स में वगैरह में कहीं पे भी, तो वो कॉस्ट के बेसिस पे ही होगी कि उसको लेने के लिए मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ा है, उसकी वैल्यू में कितना इंक्रीज़ हो रहा है कितना डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे उसकी नहीं होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड होता ही रहता है, जो डेप्रिसिएशन हर ईयर जो मशीन की वैल्यू थोड़ी बहुत जो कम होती रहती है, ठीक है ना, क्योंकि उसको लिए हुए बहुत साल जैसे जैसे कम होते रहते हैं। ठीक है, वैसे वैसे वो डेप्रिसिएशन हम शो करते हैं, बट उस टाइम पे जैसे मैंने मशीनरी ख़रीद ली, अब जब मेरे को डिलीवरी हो रही है तब इस मशीनरी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो मैं वैल्यू बढ़ा हुआ डाल रही हूँ, नहीं, जिस प्राइस में मैंने वो मशीनरी ली है या जिस प्राइस में मैंने वो फैसिलिटीज लिए उसी प्राइस को मैं कॉस्ट में अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, कोई राइज एंड डिक्राइज मैं नहीं दिखाऊंगी। नेक्स्ट, full disclosure. This concept implies that financial statements should be disclose all material information which is required by the proprietor and other users to access the finance or the business unit. अब जो भी मेरे को डिटेल्स चाहिए ना वो सब कुछ मेरे को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। मेरे को कुछ नुकसान हुआ है, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो, जितना मर्जी हो, मेरी गुडविल को इफेक्ट कर रहा हो। गुडविल मीन्स हमारी जो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है, पैसे की वाइज नहीं, ये कहते हैं ना इज्जत जो होती है, जितनी वो इज्जत उस पर डिपेंड कर रही है, बट मुझे वो लॉस दिखाना है तो दिखाना है। फुल डिस्क्लोज़र, मैं कुछ छुपा नहीं सकती। क्यों? अगर मैं एक छोटी चीज़ भी छुपाऊंगी ना तो हमारा जब ईयर एंड आएगा ना तब पूरा अकाउंट हिल सकता है। ठीक है, मेरे प्रोप्राइटर मीन्स जो मालिक हैं, ठीक है, वो सब या जो भी अदर यूजेस है जिनका भी यूज़ है, उनमें क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सबका एक यूज़ होता है अकाउंटिंग में, तो मैं कुछ छुपा नहीं सकती। सबको हक है सब कुछ जानने का मेरी कंपनी के बारे में, तो अकाउंट्स में मेरे को सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैंक ऑफ अकाउंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अभी पहले भी बताया, हम अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी रहती हैं। हमने गोइंग कंसर्न में भी पढ़ा था, किसी की डेथ होना या कुछ भी होना वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि इतना ये वाला मेंबर की डेथ होगी, ऐसा कुछ हो गया, नहीं। जो भी मेरा कॉस्ट से रिलेटेड होगा, जो मनी से रिलेटेड होगा, सिर्फ वही मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, सेकंड, अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कंसेप्ट। According to this concept, assets owned by the business must be equal to funds contributed by the business in the form of capital. अब जो भी मेरे एसेट्स है ना, जो भी एसेट्स मैं ऑन करती हूँ अपने बिजनेस में, ठीक है, वो सब कुछ उतना ही एक फंड में, एक बिजनेसमैन को जो भी अपना बिजनेस चला रहा है, जिसके अंडर वो एसेट्स आते हैं, कोई भी जिसके नाम पे वो कंपनी है, उसको अपने कैपिटल भी फंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, ताकि वो एक कैपिटल का अकाउंट अलग बना होता है। वो कैपिटल कहीं भी कभी भी यूज़ होता है, जब हमें कभी लॉस कवर करना होता है तो उनमें भी कैपिटल यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट इट इज़ नेसेसरी टू चार्ज ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अगेंस्ट द रेवेन्यू इन ऑर्डर टू असेंड द नेट इनकम और ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि नेसेसरी है, जो भी मैं एक्सपेंस पे करूँगी ना एक चीज़ को लेने के लिए, अब मैंने मशीनरी ली है, मशीनरी को लेने से उसकी इंस्टॉलमेंट्स, उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी खर्चा वो एक्सपेंस भी मेरे को उसमें रिकॉर्ड करना है। क्यों? ताकि जो मशीनरी की अमाउंट है उससे उसको मैं मैच कर सकूँ। डेबिट एंड क्रेडिट साथ साथ चलेंगे, सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, डेबिट भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, अब रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है? इट मीन्स जो भी मैं इनकम ट्रीट करूँगी ना वो उस बेसिस पे करूँगी जब मेरे को वो इनकम रियलाइज़ हुई है। ये नहीं कि जब इनकम मिली है तभी उसको रिकॉर्ड करना। जब मैंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए कस्टमर को, उस टाइम जो मेरी इनकम होगी मैं उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर दूँगी। वो आगे जब मिलेगी तब पे नहीं, उसी टाइम, चाहे वो अगर कैश में भी मुझे उस टाइम मिल गई तो रिकॉर्ड कर दिया, नहीं तो क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड हो सकती है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर कैश हैज़ एक्चुअली बीन रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट और वेरीफाइबल कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, इसके दो ही नाम है।
ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है। दिस कंसेप्ट जस्टिफाई द सिग्नेचर्स ऑफ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब जो भी मैं ट्रांजेक्शन करूँगी मेरे को बिल उसका होना ज़रूरी है, कुछ भी हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो उसका एक प्रूफ जो वेरीफाइबल हो, जिससे मेरा एक प्रूफ हो कि हाँ मेरी ट्रांजेक्शन हुई है, या चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, ठीक है। उसका लाइक वाउचर्स कह लो, वाउचर्स भी कह सकते हो, बिल्स भी कह सकते हो, ठीक है। वो एक प्रूफ है कि वो ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटीरियलिटी। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड विच आर मटीरियल रिलेवेंट टू डिटरमाइनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस। सिर्फ वही इनकम या सिर्फ वही पैसा रिकॉर्ड होगा जो मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। अब मैंने थोड़ी इज्जत कमा लिया, इज्जत गवा ली, ये सब मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हूँ, क्योंकि इमटेरियल इसको आप टच या कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। ये इग्नोर होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा जो मटीरियलिस्टिक है, जिसको आप जो रेलिवेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जैसे एक इनकम आए, जैसे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल यही है कि जो मॉनेटरी टर्म्स होंगे ना वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगी, उसके अलावा और कोई रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मेथड्स एंड टेक्निक यूज बाय बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये है नहीं कि आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, ठीक है। हर साल आप चेंज कर रहे हो या हर साल कुछ और नया लेके आ रहे हो, नहीं। अकाउंटिंग जो भी है, जिस प्रोसेस से कर रहे हो, जो भी तरीका, जो भी प्रैक्टिस, जो मेथड यूज़ कर रहे हो, उसी प्रैक्टिस से आप नंबर और एक ही टाइम पे वो चलते रहना चाहिए, गोइंग कंसर्न होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार कुछ ना कुछ और चेंज ला रहे हो अपनी प्रैक्टिस में, कि पिछले साल आपने ऐसे प्रैक्टिस करी थी, नेक्स्ट ईयर आप ऐसे प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपने फिर चेंज कर दिया, नहीं। पॉलिसीज़ बार बार चेंज नहीं होती हैं बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड for all the possible losses. In other words, extend all possible losses but ignores all possible profits. अब मैं आगे जाके अपने फ्यूचर में मेरे को अगर कोई लॉस होता है तो मैं उसको अपने रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ या फिर पता लगा के रख सकती हूँ और उसके लिए एक बैकअप प्लान रख सकती हूँ। बट ये नहीं कि मैं प्रॉफिट्स का भी सोच रही हूँ कि हाँ आगे जाके मेरे को कोई प्रॉफिट होगा मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं। सिर्फ लॉसेस को ही लिया जाता है, लॉसेस को ही आगे जाके डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, उसके लिए एक बैकअप प्लान बना लिया, ठीक है। प्रॉफिट का ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते, प्रॉफिट जब होगा तब उसको रिकॉर्ड करना है, तभी उसको देखा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं। इसके आगे कोई और प्रिंसिपल होगा तो वो कभी और समझा दूँगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस का, ठीक है। फिर if you like the video, please like the video, please subscribe to my channel, please share it, ठीक है। And till the next video, thanks for watching.